हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज द रियल लाइफ मीनिंग एंड यूज ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर स्पेसेस, और उसके बाद से हमने देखा डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। हमने ये देखा हुआ था कि व्हाट इज द डेफिनेशन दैट इट हैज टू ऑपरेशन वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड अलोंग विद दीज 8 प्रॉपर्टीज क्लोजर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आइडेंटिटी इनवर्स। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 प्रॉपर्टी अभी तक एक्सप्लोर किया। हमें चेक करना था कि क्या R2 ओवर R एक वेक्टर स्पेस है कि नहीं। हमने 3 प्रॉपर्टी चेक किया। क्लोजर मतलब कि दो वेक्टर को ऐड करें जो नया वेक्टर मिलेगा वो भी उसी में होना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। देन वी हैव सीन एसोसिएटिविटी, वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करते हैं सेम आंसर आता है तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एंड देन कम्यूटेटिविटी हमने देखा था, मतलब वेक्टर को पहले को दूसरे के साथ ऐड करते हैं या दूसरे को पहले वेक्टर के साथ ऐड करें, वी गेट द सेम आंसर। नाउ वी विल एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन दिस वीडियो। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी का। सो हमें चेक करना है कि क्या जो R2 स्पेस है ओवर R उसमें कोई आइडेंटिटी भी है। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है x1 y1, इसको अगर हम इस वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द सेम चीज। सो अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसमें किसी भी वेक्टर को आप ऐड करें तो हमें फिर से वही वेक्टर मिल जाए, तो हम उस वेक्टर को बोलते हैं इस आइडेंटिटी वेक्टर। सो R2 के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी वेक्टर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 0। और नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स, मतलब अगर हमारे पास वेक्टर x1 y1 है तो क्या कोई ऐसा वेक्टर है जिसको इसके साथ ऐड करने पे हमें आइडेंटिटी मिली। x1 y1 एक वेक्टर है, क्या कोई दूसरा वेक्टर है हमारे पास जिसको अगर उस वेक्टर के साथ ऐड करें तो जो फाइनल रिजल्ट हो वो आइडेंटिटी। क्योंकि इस केस में आइडेंटिटी 0 0 है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको -x1 मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है जिसको हमें फाइंड करना है वो a कॉमा b, तो x1 y1 को a कॉमा b के साथ ऐड किया, आंसर अगर आइडेंटिटी आता है तो a कॉमा b को बोलते हैं इट इज द इनवर्स ऑफ दिस वेक्टर x2 कॉमा y1। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं वी गेट x1 प्लस a कॉमा y1 प्लस b इक्वल टू 0 कॉमा 0। सिंस दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो यहाँ से बोल सकते हैं इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा, जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x1 प्लस ए को इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और y1 प्लस बी को इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। x1 क्या मिलेगा हमें -a और y1 क्या मिलेगा -b। सॉरी, हमें a और b फाइंड करना है, करेक्ट। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा -x1 और b क्या आ गया -y। मतलब कि जो x1 y1 का इनवर्स जो कि हमने माना था a कॉमा b, वो क्या मिला -x1 और -y। मतलब अगर इस वेक्टर को ऐड करेंगे x1 और y1 के साथ तो हम देख सकते हैं हमें यही मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। सो हम इसको बोलते हैं दिस एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ द गिवन वेक्टर x1 कॉमा y1। ये सारे एलिमेंट के लिए ओल्ड होना चाहिए। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। Now we will explore the rest 5 property so we have with respect to multiplication, closure, distributive over addition, then over scalar addition, correct, then associativity and identity। चलिए हम क्लोजर की बात कर लेते हैं। Let me insert a new slide again. Closure with respect to multiplication. So here with respect to हम multiplication बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है x1 कॉमा y1, ये ऑब्वियसली बिलोंग करेगा R2 वेक्टर पे। इसको अगर हम, तो पहला प्रॉपर्टी वही है स्केलर सॉरी क्लोजर, मतलब कि इस वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर, इस केस में हमारा स्केलर क्या है, स्केलर हमारा क्या है रियल नंबर है। मतलब इस वेक्टर को अगर किसी भी रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं स्केलर हमारा कुछ है लैम्डा, एक रियल नंबर ही है लैम्डा यहाँ पे, उसको अगर इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें x1 कॉमा y, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो लैम्डा रियल नंबर है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा x1 और यहाँ पे मिलेगा लैम्डा y1। अगेन हमें
पेयर ऑफ नंबर ही मिले, मतलब ये भी एक पॉइंट की तरह ही दिख रहा है ना, तो ये बिलोंग कर जाएगा R2 में। मतलब क्या हुआ इस क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का, एक वेक्टर को हम किसी स्केलर या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो वेक्टर मिलेगा वो भी R2 में ही होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर। उसके बाद से हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर है x1 कॉमा y1 और दूसरा वेक्टर है x2 कॉमा y। इसको अगर हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, मान लेता हूँ स्केलर लैम्डा है, तो ये जो होना चाहिए वो इसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा टाइम्स x1 y1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 y। तो यहाँ पे ये फॉलो होगा। ये कंडीशन होती है डिस्ट्रीब्यूटिव का ओवर वेक्टर एडिशन, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड किया, फिर हमने उस पर लैम्डा अप्लाई किया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हमें मिल रहा है क्या वो चेक कर। तो अंदर अगर हम लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रही है तो पहले तो हम अंदर ऐड करते थे, तो x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 मिलेगा। अभी लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 कॉमा लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा x1 प्लस सॉरी कॉमा लैम्डा y1 प्लस लैम्डा x2 कॉमा लैम्डा y। और फिर लैम्डा और कॉमन लेंगे तो मिलेगा लैम्डा x1 y1 प्लस लैम्डा x2 कॉमा y। हमें ये मिल गया राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करने पे अगर इस तरीके से हमें मिलता है तो दैट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड किया था इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन, तो यहाँ पे क्या है कि हम दो स्केलर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्केलर है लैम्डा और अल्फा। स्केलर मतलब वो रियल नंबर है। तो अगर हम उनको ऐड करें और एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x1 कॉमा y, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि लैम्डा x1 y1 प्लस अल्फा x1 y1 वो यहाँ पे इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस अल्फा के साथ x1 आ जाएगा कॉमा लैम्डा प्लस अल्फा के साथ y1 आ जाएगा। बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना अल्फा x1 प्लस लैम्डा x1 कॉमा अल्फा x2 कॉमा सॉरी यहाँ पे y1 आ जाएगा अल्फा y1 प्लस लैम्डा y1, और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। और लास्ट का दो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। लेट मी इंसर्ट द न्यू स्लाइड अगेन। लास्ट का हमारे पास जो था वो क्या है, एक तो है वहाँ पे आइडेंटिटी का होना। आइडेंटिटी का होना मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें फिर से वही वेक्टर मिले। एक बार हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज आइडेंटिटी स्केलर, मतलब वन को यू के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ना कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है x1 y1, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x1 y1 मिलेगा। मान लेते हैं वो नंबर है a कॉमा b, करेक्ट। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ax1 कॉमा by1, और यहाँ पे क्या मिलेगा x1 कॉमा y1। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x1 क्या मिलेगा, ax1 विल बी इक्वल टू x1, तो वहाँ से a की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वल टू 1। सिमिलरली b की वैल्यू मिलेगी 1। तो 1 कॉमा 1 एक ऐसा वेक्टर है जिसको x1 y1 के साथ मल्टीप्लाई करने के x1 y1 ही मिलता है। ये हो जाएगा उसका आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एक लास्ट है एसोसिएटिविटी विथ स्केलर। एसोसिएटिविटी विथ स्केलर मतलब कि हमारे पास दो स्केलर है अल्फा और लैम्डा, दोनों रियल नंबर, और एक वेक्टर है x1 कॉमा y। क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? द प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक दिस, C टाइम्स T। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इनको शो करता
कि लैम्डा टाइम्स x1 कॉमा लैम्डा y, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अगर, तो दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद स्केलर। सो ये 10 प्रॉपर्टी है, ने उन सारे ऑपरेशन को भी कंसीडर कर लिया तो 8 + 2 टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो गई। अगर कोई वेक्टर, किसी वेक्टर, सारे वेक्टर बेसिकली अगर इस 10 प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो दैट वेक्टर, set of vector along with this operation addition and scalar multiplication over R becomes a vector space. So यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R2 over R forms a vector space. So this was the definition of vector space. कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम पॉलिनोमियल ले लें, स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, वो भी क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम इसको भी समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से हम समझ लें, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया n को 2, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब उसमें पॉलिनोमियल डिग्री 0 वाले भी आएंगे, डिग्री 1 और डिग्री 2 वाले भी आएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एक एग्जांपल से बेसिकली कंसीडर करते हैं 2x² 3x+4, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है 4x+3। ये दोनों लेस देन और इक्वल टू 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें पता है x का डिग्री 2 है तो उसके साथ x का डिग्री 2 वाला ही ऐड होता है, x का डिग्री 1 है तो x का डिग्री 1 वाला उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 2x² 3x+4x 7x हो जाएगा और 4+3 से, तो जो नया वेक्टर मिला हमें, नया पॉलिनोमियल मिला, वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है, P2 में। P2 मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू। तो ये तो एडिशन वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो गया और क्लोजर भी है। सिमिलरली अगर इसको किसी स्केलर से कोई भी पॉलिनोमियल लिया मैंने 2x² 3x+4, इसको कोई भी स्केलर मतलब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो हमें एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा 10x² 15x+20। ये जो पॉलिनोमियल है अगेन इट इज डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, ये में बिलोंग कर जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, बाकी सिमिलरली चेक कर सकते हैं बाकी 8 प्रॉपर्टी को भी। तो वहां से हम बोलते हैं कि जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है उसको डिनोट करके हम पी से इन जनरल, ये भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस है ओवर आर। और इस केस में जो जीरो वेक्टर होता है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जिस तरीके से 0x² 0x+0, और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी हमारा 1 हो जाएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल ही है, डिग्री 0। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। उसी तरीके से मैट्रिक्स है, सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस अगर हम ले लेते हैं ओवर आर, तो वहाँ पे वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हम ले लें इस इंटरवल में, तो वहाँ पे भी हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होता, जैसे कि अगर हम z को ले, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ओवर आर, चेक करना हमें कि क्या ये वेक्टर स्पेस है, दिस सेट z ओवर आर क्या ये वेक्टर स्पेस है। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे हम स्केलर मल्टीपल करते हैं, मतलब हमने z का एलिमेंट लिया, मान लिया 5, और उसको जैसे ही अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए वो भी इसी वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। दैट वाज द स्केलर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ना, स्केलर डेसिमल भी हो सकता है। जैसे अगर 0.5 से हमने मल्टीप्लाई किया इस इंटीजर 5 को, तो हमें क्या मिलेगा, 2.5। लेकिन क्या 2.5 इंटीजर है? 2.5 जो है वो इंटीजर नहीं है ना, तो यहीं पे ये प्रॉपर्टी फेल हो गया, क्लोजर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। उसी तरीके से वेक्टर इन R2 विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ओनली, तो यहाँ पे फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या लिया, वेक्टर हमको वही लेना है विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, नेगेटिव नहीं ले सकते यहाँ पे अंदर। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव हम ले सकते हैं ना, स्केलर कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ रियल नंबर। सो अगर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मिल जाएगा -2 -5। अगेन ये इस गिवन वेक्टर स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका कंडीशन यही है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। यहाँ पे फेल हो गया, अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से कुछ टेक्निक्स है चेक करने के डायरेक्टली कि वो गिवन जो स्पेस है इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
In the earlier part of this video, I have told you that here we are finding identity element. So this is scalar identity element. So please note this. This is an scalar identity. That means कोई ऐसा नंबर जिसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो वेक्टर मिल जाए, तो वो नंबर स्केलर होना चाहिए, ना कि वेक्टर। सो यहाँ पे हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली पता है कि अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, स्केलर 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें वही वेक्टर ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 को हम किसी वेक्टर 1, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो हमें क्या मिलेगा? वही वेक्टर मिलेगा। तो 1 जो होगा इस केस में स्केलर आइडेंटिटी होगा, वो ध्यान रखना है, वो वेक्टर नहीं चाहिए हमें, स्केलर ही चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमें 1 ही दिखाई देने वाला है।